इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीलंका में बहरान जारी है। स्पीकर ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। वजीर आजम की रिहाइशगाह के बाहर जमकर एहतजाज। कोलंबो में पुरतशद्दुद एहतजाज देखने को मिले। एहतजाजों को मुंतशिर करने के लिए फौज ने आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। श्रीलंका के वजीर आजम को मुल्क का कारगुजार सदर बनाया गया। तो श्रीलंका के हवाले से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। श्रीलंका में बहरान जारी है, हालात मजीद बदतर होते जा रहे हैं। वहीं स्पीकर ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। वजीर आजम की रिहाइशगाह के बाहर जमकर एहतजाज हुआ। वहीं कोलंबो में वजीर आजम ऑफिस के बाहर पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ। एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए फौज ने आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। हवाई फायरिंग भी हुई थी। आपको बता दें, श्रीलंका के वजीर आजम को मुल्क का कारगुजार सदर बनाया गया है। 20 जुलाई को माना जा रहा है कि नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाएगा। वहीं ये भी बात साफ हो गई है कि ऑल पार्टी गवर्नमेंट बनाई जाएगी। विक्रमासिंघे का ये कहना है कि वो स्टेप डाउन करेंगे, वो इस्तीफा दे देंगे जैसे ही ऑल पार्टी तैयार होगी टेक ओवर करने के लिए। बहरान लगातार जारी है, लोगों में गुस्सा बरकरार है, लोग सड़कों पर है, एहतजाज कर रहे हैं। सदर और विक्रमासिंघे से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सदर के मुल्क छोड़ने के बाद श्रीलंका की सूरत हाल मजीद बदतर हो गई है। गोटाबाया अपनी फैमिली के साथ मालदीव से सिंगापुर जाएंगे। जराये के हवाले से यह खबर है। श्रीलंका के सरकारी टीवी पर नशरियात को रोक दिया गया। एहतजाजी सरकारी टीवी चैनल के दफ्तर में दाखिल हुए। श्रीलंका के वज़ीर आज़म को मुल्क का कारगुजार सदर बनाया गया है। तो सदर के मुल्क छोड़ने के बाद मुल्क में हालात और भी खराब हो गए हैं, लोगों में गुस्सा और भी बढ़ गया है। पूरे मुल्क में एहतजाज देखने को मिले हैं। वहीं आपको बता दें कि मालदीव्स में इस वक्त सदर है और वहां से सिंगापुर जाने वाले हैं। तो नाज़रीन, हालात जो है श्रीलंका के काफ़ी ख़राब है, लोग बहुत गुस्से में है। इस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए ये जो पूरा क्राइसिस है इसको समझने के लिए हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट परीक्षित मनहास साहब भी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। परीक्षित, ये बताएं कि अब जो ये क्राइसिस हो रहे हैं, इतने बड़े क्राइसिस में सदर जो है वो मुल्क छोड़कर मालदीव्स में है और लग्जूरियस होटल में रह रहे हैं। आगे अब क्या कुछ हो सकता है? क्या कोई वे आउट जिस तरह के हालात अब बने हुए हैं? मनहास साहब, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? मनहास साहब से हमारी आवाज जो है मुनक़ता हो गई है। उनसे फिर से राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ क्राइसिस अभी है और मजीद क्या मुश्किलात बढ़ सकती हैं या फिर कोई रास्ता निकल आ सकता है। आपको बड़ी खबर श्रीलंका के हवाले से बता रहे हैं। सदर ने मुल्क छोड़ दिया है। राजापाक्से ने इस क्राइसिस के दौर में अपने लोगों का साथ छोड़ दिया है और एक लग्जूरियस होटल में मालदीव्स में माले में वो ठहरे हुए हैं। उसके बाद जो है वो सिंगापुर में असाइलम लेंगे, सिंगापुर जाने वाले हैं। माना जा रहा है कि 8 घंटों के अंदर सिंगापुर जाएंगे अगर उनका असाइलम जो है कबूल कर लिया जाता है। ऐसे में सदर के मुल्क छोड़ने के बाद लोगों में और भी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। एहतजाज कर रहे हैं लोग, सड़कों पर उतर आए हैं। मजीद जो हालात है अबतर हो चुके हैं। अपनी फैमिली के साथ सदर जो है मालदीव चले जा चुके हैं। मनहास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे परीक्षित मनहास साहब, जो अभी ये क्राइसिस अब है, बहुत ही ज्यादा हालात खराब है, लोग सड़कों पर है, गुस्से में है। ऐसे में अब क्या हालात बेहतर हो सकते हैं, कितना वक्त लग सकता है और क्या वे आउट हो सकता है? सबसे पहले तो नमस्कार। देखिए, जैसे कि आपने खुद ही बताया कि अभी काफी बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं श्रीलंका में
मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो श्रीलंका के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, उन सबको मिलके अब एक कोलेशन गवर्नमेंट या एक कॉमन गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म पे आके बनानी पड़ेगी और एक कॉमन लीडर खड़ा करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अब मुझे नजर आ रही है, जो सिविल अनरेस्ट की तरफ श्रीलंका जा चुका है, उसमें यह है कि उनके आम नागरिकों को भी अब समझना चाहिए कि वो अपने देश की ही ब्रांडिंग खराब कर रहे हैं, अपने देश का ही तहस नहस कर रहे हैं। ठीक है, उनके लीडर्स ने गलतियां की, उनके लीडर्स की गलतियों का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा, काफी देर से भुगत रहे थे, पर अब कहीं ना कहीं उनको एक फ्रेश स्टार्ट जरूर करना चाहिए और अपना कोई ना कोई जो कि एक ऐसा फेस हो जो इंटरनली एक्सेप्टेबल हो, आम नागरिकों को एक्सेप्टेबल हो। जैसे कि बात आ रही है लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो उनके हैं सजित प्रेमदासा, शायद उनको बनाया जाए सदर या उनको आगे लाया जाए। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनका जो भी फेस बनेगा, जो भी लीडर बनेगा, वो इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका अब अपनी तौर पे इस अनरेस्ट से, इस इकोनॉमिक क्राइसिस से, इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ सकता। उसे इंटरनेशनल कम्युनिटी की जरूरत पड़ेगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। और इंटरनेशनल कम्युनिटी अपनी इमदाद या हेल्प तभी करेगी जब उन्हें लगेगा कि कोई एक डिपेंडेबल, ऑनेस्ट आदमी जो देश को आगे चला सकता है, वो वहां पे इस टाइम पे उस कंट्री को लीड कर रहा है, श्रीलंका को लीड कर रहा है। तो ना ही सिर्फ उनको इंटरनली एक्सेप्टेबल आदमी चाहिए, पर उन्हें एक्सटर्नली एक्सेप्टेबल आदमी भी चाहिए जो एक इंटरनेशनल फेस बन सके और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाके एक प्रपोजल लेके जा सके। देखिए, जो भी श्रीलंका में क्राइसिस हो रहा है वो बड़ा ही एक अनप्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ देयर सिस्टम जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह से हुआ है। उन्होंने अपने इकोनॉमिक क्राइसिस खुद बिल्डअप किया है। तो कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स को सामने लाया जाए, कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स को सामने लाया जाए जो कि इकोनॉमिक सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें, जो उनकी बिजनेस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें और जो उसको आगे बढ़ा सके। सर, लेकिन क्या उनको अभी इस वक्त ये टाइम मिल पा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं लोग जिस तरह से गुस्से में हैं। पहले तो विक्रमसिंघे के घर को जिस तरह से आग लगा दी गई, आज कोलंबो पीएम ऑफिस में लोग जो है जिस तरह से वो पहुंचे और एहतजाज हुआ, हालांकि वहां पर हवाई फायरिंग भी हुई, टीयर गैस शेलिंग भी हुई। अब जो बता रहे थे कि लोगों को भी अब समझना होगा, लेकिन लोग समझते हुए नजर नहीं आ रहे और उनको किस तरह से समझाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ऑल पार्टी गवर्नमेंट की भी बात हो रही है। विक्रमसिंघे ने भी कहा कि वो स्टेप डाउन करेंगे जैसे ही ऑल पार्टी गवर्नमेंट तैयार होगी और तभी जो है एक नए सदर को भी इलेक्ट किया जाएगा। ऐसे में किस तरह से ये तमाम सिचुएशन को डील कर पाएंगे? देखिए, डील तो अब पुलिस और आर्मी को करना पड़ेगा, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने टेलीवाइज इंटरव्यू में भी कहा, आम लोगों से, राइटर से भी कहा कि अब वो शांति की तरफ जाएं और आहिस्ता आहिस्ता चीजों को सेम्बलेंस की तरफ लेके जा सकें। इंडेफिनेट कर्फ्यू अब इम्पोज कर दिया गया है जो वेस्टर्न प्रोविंस में, इंक्लूडिंग कोलंबो में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब ये आम नागरिकों को समझना चाहिए कि ये उनका देश है। और अब देखिएगा, इस चीज का फायदा कुछ चुनिंदा ऐसे लोग भी उठाएंगे, शायद मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इसका फायदा उठा सके। हम सबको पता है ईस्टर बॉम्बिंग्स जो 2019 में हुआ, किस तरह मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने श्रीलंका में ये सारे बॉम्बिंग्स करवाए। तो कहीं ना कहीं अब ये अनरेस्ट उस तरफ ना चला जाए कि राइटिंग से ये कहीं मिलिटेंसी या टेररिज्म का शेप ना लेता चला जाए। तो उसको भी आम नागरिकों को भी समझना है, बट कहीं ना कहीं अब आर्मी को, पुलिस को भी सामने आना है और उसको एनफोर्स करना है लॉ एंड ऑर्डर में। ये बात जरूर है, मैंने जैसे पहले भी कहा कि आम नागरिकों का गुस्सा है, पर अब उसका सोल्यूशन भी तो चाहिए। तो कोई इतना बड़ा देश नहीं है श्रीलंका जो उनके नागरिक नहीं समझ पाएंगे, या इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस चीज को अब आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में लाना ही पड़ेगा। जो भी वहां पे, जैसे मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन की बात की, सजित प्रेमदासा की, या जो भी उनका फेस बन के इस समय सामने आता है, तो जो उनके पार्लियामेंट्री स्पीकर है महिंदा अबवेदना, वो भी आके सामने आ रहे हैं और वो भी कह रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अब ये आम नागरिकों को भी समझना है, जो उनके एल्डर्स ऑफ द कम्युनिटी हैं, सबको छोटे छोटे गुटों में बैठ के ये डिस्कशंस करनी है कि अब वो देश का ज्यादा नुकसान ना करे और देश को कहीं ना कहीं संभाले। बिल्कुल सर, और आप जिस तरह से बता रहे थे कि ये पूरा मामला अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये एक दूसरा रुख भी अपना सकता है, ये टेररिज्म की तरफ भी जा सकता है। वहीं पर
इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या स्टैंड है और कैसा रोल इस वक्त होना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी का, क्योंकि अगर वाकई ये रॉयट्स जो है कंट्रोल नहीं हुए, लोगों को रोका नहीं गया, ऐसे में अगर टेररिज्म की तरफ, मिलिटेंट एक्टिविटीज की तरफ ये रॉयट्स बढ़ जाते हैं, तो बीइंग अ क्लोज नेबरिंग कंट्री इंडिया, ऐसे में इंडिया के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक इंपॉर्टेंट रोल निभाए और वो एक्टिविटीज होने से पहले ही जो मेजर्स है वो लिए जाने चाहिए। बिल्कुल मैडम, इसमें दो पॉइंट्स हैं, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी और एक इंडिया का रोल। सबसे पहले मैं इंडिया की बात करता हूं। देखो, इंडिया के लिए अगर वहां पे क्राइसिस बढ़ता जाएगा तो रिफ्यूजी कहाँ आएंगे? इंडिया में आएंगे। तो इंडिया के लिए एक वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और उस रिफ्यूजी की गार्ब में कहीं कोई नेगेटिव एलिमेंट्स भी हमारे देश के अंदर घुस गए तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा साउथ इंडिया, स्पेशली उस एरिया में मिलिटेंट एक्टिविटीज होने के चांसेस हैं, स्मगलिंग होने के चांसेस हैं। तो मेरे को लगता है कि इंडिया को तो एक वो एंगल है कि इंडिया के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि वहां से जल्दी जल्दी शांति बहाल हो और आम नागरिक वहां पे संभले और वहां पे कोई स्टेबल सरकार बने। अब आ जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात और उनके लिए जो इमदाद है उसकी बात। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि क्या कहते हैं, इंडिया तो एक इंसानियत के नाते सबसे पहले वाज वन ऑफ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंट्रीज टू कम फॉरवर्ड, और इंडिया ने वहां पे इमदाद भेजनी शुरू की और लाइन ऑफ क्रेडिट भी तकरीबन $2 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी ओपन किया। फ्यूल एंड एड वर्थ मोर देन $500 मिलियन इंडिया ने सप्लाई किया। इस समय इंडिया फूड, मेडिकल एड, इमरजेंसी फूड एड ये सब कुछ दे रहा है, पर कहीं पे इंटरनेशनल कम्युनिटी का वो रवैया नहीं दिख रहा है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। हम देख रहे हैं कि यूक्रेन में युद्ध को फंड करने के लिए इंटरनेशनल पावर्स और इंटरनेशनल दी सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज सामने आ रही हैं और वो बड़ी बढ़ चढ़ के यूक्रेन में वो वेपनरी सिस्टम दे रहे हैं, वो सब चीजें दे रहे हैं। तो जहां पे लोग भुखमरी से मर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वहां पे इंटरनेशनल कम्युनिटी का वो पॉजिटिव रवैया नहीं दिख रहा है। भारत ने इंसानियत के नाते बहुत ही अच्छे स्टेप्स लिए और इंडिया इज ऑल वेदर एलाय ऑफ श्रीलंका। हिंदुस्तान हमेशा श्रीलंका की सपोर्ट करता रहा है और उसने अपने सब नेबर्स की, नेपाल हो जाए, अफगानिस्तान में इतने अर्थक्वेक्स वगैरह आए, इंडिया सबसे पहले वहां पे इमदाद लेके पहुंचता था। तो हमारी तो तहजीब में ये है कि हम सबको सपोर्ट करते हैं और अपने नेबर्स की भी हेल्प करते हैं। पर इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से उतना अभी तक सपोर्ट श्रीलंका को नहीं मिल रहा जितना वो अनफॉर्चुनेटली एक वॉर को सपोर्ट करने में आगे चल पड़े हैं। तो ये एक बड़ा ही नेगेटिव कंपैरिजन है। वर्ल्ड सुपर पावर्स को इस बारे में सोचना चाहिए, सामने आना चाहिए और श्रीलंका में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जहां भुखमरी से अब लोग मरने वाले की हालत पहुंच रही है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सर, और ये ग्लोबल पावर्स का जो ये एक डबल स्टैंडर्ड है टुवर्ड्स वॉर और उन कंट्रीज की तरफ जो इस तरह के क्राइसिस से जूझ रहे हैं, वो काफ़ी अरसे से और काफ़ी कंट्रीज के हवाले से देखा भी गया है। सर, अगर हम बात करें कि ये जो क्राइसिस अब है, ऐसे में ये जो बाकी के कंट्रीज इस वक्त में इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं, उनके लिए क्या लेसन है, उनको क्या इस सब से अब सीख लेना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान को और बाकी देशों को जो कि स्ट्रेटेजिक डेट ट्रैप पे फंस रहे हैं, जैसे कि श्रीलंका चाइना के स्ट्रेटेजिक डेट ट्रैप पे फंस गए, उनको आगाह करना चाहूंगा कि आप अपनी इकोनॉमी को संभालने की कोशिश कीजिए, अपने कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए पॉजिटिव स्टेप्स लीजिए और इस स्ट्रेटेजिक डेट ट्रैप में ना फंसिए। पाकिस्तान भी उस कगार पे खड़ा है जहां पे श्रीलंका आज पहुंच गया है, पर पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कंट्री है तो अभी उसको इंपैक्ट होने में टाइम लग रहा है। अदरवाइज श्रीलंका एक छोटा देश है, वहां जल्दी से इंपैक्ट हो गया, पर इसका रिवर्स ये देखिए, श्रीलंका जल्दी से रिकवर भी कर जाएगा और अगर पाकिस्तान जैसे देश में ऐसा कुछ हुआ या किसी बड़े देश में ऐसा कुछ हुआ तो उसको रिकवर करने में सालों साल लग जाएंगे। अभी भी जो एस्टीमेट है, दिसंबर 2023 से पहले श्रीलंका की रिकवरी पॉसिबल नहीं है। तो अगर किसी बड़े देश के साथ होता है तो मैं यही कहूंगा कि हर देश को, जितने भी देश हैं, स्पेशली डेवलपिंग नेशंस या स्मॉल आइलैंड कंट्रीज या जो ऐसे देश हैं जिनको की कुछ देश स्ट्रेटेजिक डेट ट्रैप में घुमाने की कोशिश करते हैं, उनको पैसा देके कि हमें वहां जगह दे दीजिए या हम आपकी डेवलपमेंट करते हैं पर आप हमारे साथ 30 साल का लोन साइन कर दीजिए, जैसे चाइना ने किया। तो ये सब जो चीजें करते हैं, इनको पढ़ सुन के प्रोफेशनल्स की हेल्प लेके और उस तरह से डेवलप करना चाहिए और आपको अपनी इकोनॉमी के पॉजिटिव नेगेटिव पता होने चाहिए। लेकिन श्रीलंका ने एक बहुत बड़ी गलती ये की, उनकी इकोनॉमी दो चीजों पे बड़ी इंपॉर्टेंट थी, एक टूरिज्म
और दूसरी एग्रीकल्चर। जी। एग्रीकल्चर में उनके जो कैश क्रॉप्स थे, टी वगैरह, ये बहुत, कोकोनट, ये बहुत सारा उगाए जा रहे थे और इससे काफी रेवेन्यू आ रहा था। जी। और सडनली श्रीलंका ने कुछ साल पहले क्या किया, अपने कैश क्रॉप्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ले जी। गए। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक डाउन साइड ये होता है कि उसकी वजह से आपकी उतनी आउटपुट या प्रोड्यूस या यील्ड जी। नहीं होती। बिल्कुल। तो जब वो उतनी यील्ड, उतनी प्रोड्यूस नहीं हुई, ऑटोमेटिकली उनका रेवेन्यू कम होना बिल्कुल शुरू बिल्कुल हुआ। मनहास फिर उसके बाद- साहब, वक्त की कमी, आपको रोकना पड़ रहा है। बिल्कुल एक बहुत ही गलत डिसीजंस और गलत पॉलिसी मेकिंग श्रीलंका की रही, और साथ ही साथ जिस डेब्ट ट्रैप में चाइना के हवाले से वो फंस गए, जो पॉलिसीज उन्होंने, जो प्रोजेक्ट्स लिए थे उसमें बहुत सारे पैसे भी लगा दिए थे, तो ये तमाम तर फैक्टर्स रहे। करप्शन बहुत बड़ा फैक्टर रहा। ऐसे में आज जो सिचुएशन देखने को मिल रही है श्रीलंका की। मनहास साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाज़रीन, न्यूज़@5 में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।